हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि इस रिपोर्ट को लॉन्च कौन करता है। तो इसको लॉन्च करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। इसके अंदर 146 कंट्रीज यानी 146 कंट्रीज होती हैं। ये इस रिपोर्ट का 17वां एडिशन है। इसका मतलब इससे पहले इसके अंदर 16 और रिपोर्टें लॉन्च की जा चुकी हैं। इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को 2006 से लगातार लॉन्च किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर जेंडर पैरिटी के स्टेटस को दिखाया जाता है। हिंदी में कहूँ तो लैंगिक समानता को दिखाया जाता है। लैंगिक समानता या फिर जेंडर पैरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर एक मैन है, उसको जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो जो हेल्थ मिल रहा है, उसको जो जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वही सारी चीज़ें एक वुमन को मिल पा रही है या फिर नहीं? यही ये रिपोर्ट हमें दिखाता है कि क्या एक मैन के साथ और एक फीमेल के साथ हम समानता का व्यवहार कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके अंदर भी आपको 4 तरह के इंडेक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशन, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस सब में इनको क्या किया जाता है? वुमेन और मैन को रेटिंग दी जाती है या फिर बोल सकते हैं इनको स्कोर दिए जाते हैं। और जो स्कोर होते हैं वो 0 से लेके 1 तक के होते हैं और सबको अलग अलग दिए जाते हैं इन चारों में। अगर किसी को एक रेटिंग मिली है या फिर एक स्कोर मिला है, इसका मतलब ये है कि फुल जेंडर पैरिटी है, यानी पूरी तरह से समानता है, चाहे से वो आदमी हो चाहे से वो औरत हो। अगर 0 स्कोर मिलता है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है, यानी कि असमानता है बिल्कुल तरीके से। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि इस रिपोर्ट को 2006 से लॉन्च किया जा रहा है। बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी क्या है, 4 इंडेक्स हैं। सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि एक मैन और एक फीमेल को क्या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में और अपॉर्चुनिटी मिल पाती है या नहीं, यानी कि उनके इनकम कितनी मिलती है काम करने के लिए, क्या उनको सेम काम के लिए सेम वेजेस मिल पाता है या नहीं, क्या उनको प्रोफेशनल एंड टेक्निकल वर्क्स मिल पाते हैं फीमेल को भी या फिर नहीं, या फिर सीनियर ऑफिशियल या मैनेजर की पोस्ट मिलती है या नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ये सारी चीज़ देखी जाती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स के अंदर। बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। तो इसके अंदर देखा जाता है कि एक फीमेल है या फिर जो एक मेल है वो हेड ऑफ स्टेट कितने साल तक रहता है, वुमेन इन मिनिस्ट्री पोजीशन यानी मिनिस्ट्री की पोजीशन में एक वुमेन कब तक रहती है। इंडिया की बात करते हैं तो वुमेन इन पार्लियामेंट, वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एजुकेशन में यहाँ पर एजुकेशन इनरोलमेंट देखा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, और लिटरेसी रेट भी देखी जाती है एजुकेशन अटेनमेंट में। हेल्थ और सर्वाइवल की बात करते हैं तो यहाँ पर बर्थ के समय पे सेक्स रेशो देखा जाता है। उसके बाद आप एक हेल्थी जीवन कितना लंबे समय तक जी पाते हैं, ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। तो ये हो गए इनके डायमेंशंस। अब बात करते हैं कि जो 2023 के अंदर रिपोर्ट आई है उसने हमें क्या क्या बताया है ग्लोबल लेवल पे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, अभी हम इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसके अंदर हमें 68.4% की पैरिटी देखने को मिलती है, जो इसके प्रीवियस ईयर से 0.3% की हमें इम्प्रूवमेंट दिखाती है। अगर इसी रेट से हम आगे बढ़ते रहे तो हमें फुल पैरिटी या फिर पूरी तरह से समानता एक वुमेन में और एक मेल में देखने के लिए 131 साल के बाद देखने को मिलेगी, अगर इसी प्रकार से करंट रेट हमें देखने को मिलता है। तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर आपको पूरी तरह से जेंडर पैरिटी या फिर समानता देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा देश नहीं है। बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर किसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, तो उसका नाम है आइसलैंड
इसका नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जो आइसलैंड है यह 14 साल से लगातार नंबर 1 पे आ रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। आइसलैंड की अगर आपको लोकेशन देखनी है तो देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। आइसलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर यूरोप है, इसके बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आइसलैंड जो नंबर 1 पे आया है, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने 90% से ज़्यादा स्कोर हासिल किया है। इसका स्कोर है 91.2%। उसके बाद 3 और नॉर्डिक कंट्रीज हैं। अब आप पहले ये देख लीजिए कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइसलैंड इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे आया है। 3 और कंट्रीज हैं जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आई हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्वीडन। तो ये 4 जो कंट्रीज हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, टॉप 4 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करते हैं तो ग्लोबली हमें 96% की स्कोर देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात हमारे सामने है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम है, 22.1%, वो भी ग्लोबली। अगर इसी रेट से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है कि 22.1% बहुत ही कम होता है, इसीलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो रेट है ये बहुत कम है। हमें लग रहा है कि 162 साल और लग जाएंगे हमें फुल पैरिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर दिखा रहा है, जो है 95.2%, जो बहुत अच्छा है। 16 साल के अंदर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम फुल पैरिटी हासिल कर लेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे 60.1% ग्लोबली हमें स्कोर मिला है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वुमेन को मैन के मुताबिक चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। उनको सारी पोस्टों पे जॉब नहीं मिल पाता, सेम काम के लिए उन्हें कम वेतन में दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो ये रेट है वो बहुत बेकार है। 169 ईयर लगेंगे फुल पैरिटी हासिल करने में, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर 1 पे है आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी कंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया वाइज बता रखा है कि कितने साल में फुल पैरिटी हासिल कर ली जाएगी। जैसे कि यूरोप को कितने साल लगेंगे, ये 2090 के अंदर फुल पैरिटी होगा। इसी प्रकार से आप सबको यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत ने 2023 यानी इस साल में 127वां रैंक हासिल किया है 146 में से। अगर पिछली साल की बात करते हैं तो भारत की रैंक थी 135। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। भारत ने इसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो भारत ने इम्प्रूवमेंट किया है 8 रैंक भारत ने इम्प्रूवमेंट की है, वो भी सिर्फ 1.4% की इंक्रीज के द्वारा। ठीक है, अगर इंडिया के नेबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि पाकिस्तान की रैंक है 142, जो भारत से बहुत बेकार है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 59 है, जो भारत से अच्छी है। चाइना की रैंक है 107, ये भी भारत से अच्छी है। नेपाल की रैंक है 116, ये भी भारत से अच्छी है। श्रीलंका की रैंक है 115, ये भी भारत से अच्छी है। और भूटान की रैंक है 103, ये भी भारत से अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं भारत के, वो सब इस रैंक में भारत से अच्छी रैंक में हैं, सिवाय पाकिस्तान की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 1.4% अपना मतलब इंक्रीज किया है प्रीवियस ईयर से, और 8 पोजीशन हम आगे चले गए हैं। और अगर बात करता हूँ ओवरऑल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो हमने 64.3% स्कोर हासिल किया है। हमें थोड़े और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम फिर भी बहुत पीछे हैं। जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन की बात करता हूं, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम अच्छा कर रहे थे, उसी
तरह से इंडिया में भी एजुकेशन के लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनरोलमेंट की बात करते हैं तो ऑल लेवल्स पे ऑफ एजुकेशन हम बहुत अच्छी पैरिटी दिखा पा रहे हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हमारे लिए ये एक चैलेंज की बात है, क्योंकि हमें सिर्फ 36.7% जेंडर पैरिटी अचीव की है, जो बहुत ही बेकार बात है। उसके बाद इसमें हमें स्लाइटली ड्रॉप देखने को मिला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कहाँ पे सीनियर पोजीशन में और टेक्निकल रोल्स में, जो एक बहुत ही बेकार बात है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो भारत ने 25.3% पैरिटी हासिल की है, जो बहुत ही निम्न कैटेगरी की है। जैसा कि हमारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नई पार्लियामेंट की फोटो है हमारे इंडिया की, यानी पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 15.1% ही वुमेन है, जो बहुत ही बेकार बात है। लेकिन फिर भी 2006 से कंपैरिजन करते हैं तो अब तक सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं वुमेन के इन पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। 18 कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में लोकल गवर्नमेंट के अंदर 40% से ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, जैसे कि बोलिविया में 50.4%, इंडिया के अंदर आप देख पा रहे होंगे 44.4% आपको देखने को मिलेंगी वुमेन रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे? लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? नगर पालिका और पंचायत की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने 33% तो उनको रिजर्वेशन ही दे रखा है वुमेन को। हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करते हैं तो आपको जैसे कि पता है 1951 में हर 1000 मेल पे आपको फीमेल कितनी देखने को मिल रही थी? 946, जो बढ़ के करंट में 1022 हो गई है। यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो 1020 लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 लड़कियां ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पर तो अच्छा किया है, लेकिन जो ये इंडेक्स है ये सेक्स रेशो की बात करता है, लेकिन बर्थ प्लेस पे, यानी बर्थ पे बात करता है, यानी जन्म के समय पे सेक्स रेशो कैसा है, उसमें भारत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत ने जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चला रखे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है? इसमें है कि हम प्रोटेक्शन देंगे, सर्वाइवल देंगे और एजुकेशन देंगे गर्ल चाइल्ड को। जैसा कि आपको पता है इसका कितना ज़्यादा हमने अवेयर कर रखा है लोगों को। उसके बाद है महिला शक्ति केंद्र। हमने महिला शक्ति केंद्र खेल रखा है कि हम जितनी भी रूरल वुमेन हैं उनको एम्पावर कर पाएँ। फिर आता है महिला पुलिस वॉलंटियर्स। महिला पुलिस वॉलंटियर्स हमने चालू कर रखी है इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि हम जो पुलिस होती है और जो कम्युनिटी होती है उनके अंदर एक लिंक बिठा पाएँ, और जितनी भी फैसिलिटेट्स वुमेन हैं, मतलब जितनी भी डिस्ट्रेस वुमेन हैं उनको फैसिलिटेट कर पाएँ, उनको सुविधा दे पाएँ। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला कोष। हमने एक कोष बना रखा है, एक फंड बना रखा है राष्ट्रीय महिला के लिए। जितने भी पुअर वुमेन आपको देखने को मिलेगी उनको हम कुछ माइक्रो लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपना कुछ इनकम जनरेट कर पाए। फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम वुमेन्स के या फिर गर्ल्स के बैंक खाते खुलवाएंगे, जिससे क्या होगा? इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगा। उसके बाद फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हमने कर रखा है, इनिशिएटिव चला रखा है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया है, महिला ई हार्ट है, ठीक है। ये सारे हमने कार्यक्रम कर रखे हैं। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हमने खोल रखा है। कुछ ऐसे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर एजुकेशन सही से प्रसार नहीं हो पाता, तो वहाँ पर इस प्रकार के एजुकेशन विद्यालय खोल के एजुकेशन को स्पीड किया जाता है। उसके बाद आता है वर्किंग वुमेन हॉस्टल। जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं उनको हमने एक हॉस्टल प्रोवाइड कर रखा है, जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मैनेज हो सके और वो वहाँ पे काम भी अपना कर सके। फिर हमने स्कीम चला रखी है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, जिसमें हम उनको न्यूट्रिशन, लाइफ स्किल्स, होम स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करेंगे। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें
हम इनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी हेल्थ थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हम हाउस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक वुमेन के नाम पर, यानी जो भी महिला होंगी उनके नाम पर ही हाउस को दिया जाएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हम मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी हम स्किल की ट्रेनिंग देंगे जिससे वो कुछ काम वगैरह कर पाएँ अच्छे से। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमने पंचायत जो राज है, ठीक है, जो पंचायत है या फिर नगर पालिका है, वहाँ पर 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर रखी हैं गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी इस रिपोर्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।